हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। सो वी वर स्टडिंग साइंटिफिक रिसर्च और आज हम अक्टूबर और नवंबर 2024 को जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च न्यूज में रहे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। अप टू अक्टूबर हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। जनवरी 2024 से हमने स्टार्ट किया था और अक्टूबर सितंबर 2024 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको सारे जो लेक्चर्स हैं वो दिख जाएंगे और आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। सो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज विद रेफरेंस टू ड्रैगन ड्रोन्स। यहाँ पे ड्रैगन ड्रोन्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। ड्रोन्स आप जानते हैं, इनको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, जिसमें पर्सन नहीं होता, आप उसको रिमोटली जो है कंट्रोल करते हैं। एरियल हवा में रहता है और व्हीकल। तो ड्रैगन ड्रोन्स है, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टार्ट करते हैं पहली स्टेटमेंट से। इट यूजेस थर्माइट, अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड एज देयर प्राइमरी सब्सटेंस फॉर डिस्ट्रक्शन। तो ड्रैगन ड्रोन्स जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं? एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का। ये बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है ड्रैगन ड्रोन्स आर हाई फ्लाइंग ड्रोन्स टू एंश्योर बेटर एक्यूरेसी इन अटैक्स। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ओनली। सो अगर कंटेक्स्ट कहें कि क्यों ये न्यूज में रहा था, तो ये एक नया डेडली वेपन जिसको कहते हैं ड्रैगन ड्रोन, वो रशिया और यूक्रेन वॉर में देखने को मिला था। तो ड्रैगन ड्रोन्स बेसिकली होते क्या हैं? ये जो ड्रोन्स हैं, यूएवीज जो हैं, ये एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि होता है थर्माइट, जो बेसिकली क्या है? एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर है। और सेंचुरी ओल्ड ये यूज किया जाता था रेल रोड के जो ट्रैक्स है ना, उनको जोड़ने के लिए, उनकी वेल्डिंग के लिए इस मटेरियल का यूज किया जाता था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर, और बहुत सालों से ये रेल रोड के ट्रैक्स को वेल्डिंग करने के लिए यूज होता है। और जब इसे इग्नाइट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ये एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन को क्रिएट करता है जो कि बहुत मुश्किल होती है कंट्रोल करना या उसे बंद करना या उसे एक्सटिंग्विश करना। सो दैट इज द फीचर विच इज बीइंग यूज्ड in a dragon drones for the destruction purposes। बात करें दूसरी स्टेटमेंट की, तो वहां पे लिखा था कि ये जो है वो बहुत ज्यादा हाइट पे फ्लाई करते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। ड्रैगन ड्रोन्स जो है ये लो फ्लाइंग है, बिकॉज थर्माइट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है जब वो टारगेट के क्लोज कांटेक्ट में हो, उससे ज्यादा दूर ना हो, उसके ज्यादा कांटेक्ट में हो। इट कैन बर्न थ्रू ऑलमोस्ट एनीथिंग फ्रॉम क्लोज टू ट्रीज टू मिलिट्री ग्रेड। तो देखिए कितना स्ट्रांग होता है, ये हर चीज को जला सकता है, यानी कि क्लोज से लेकर मिलिट्री ग्रेड के व्हीकल्स तक को ये, इवन अंडर वाटर अगर कोई चीज है उसको भी ये बर्न कर सकता है। तो इट इज अ वेरी स्ट्रांग, आप एक तरह से वेपन कह सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट ड्रैगन ड्रोन्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो कि ड्रैगन ड्रोन्स जो है वो किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं, एंड दीज आर यूएवीज, जो कि रशियन यूक्रेन वॉर में देखने को मिले। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। ठीक है, काइनेटिक, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के बारे में दो स्टेटमेंट दी है। आपको बताना है कौन सी बेस्ट उसे डिस्क्राइब कर रही है। The use of physical force or weapons to destroy enemy targets, the use of cyber attacks and psychological operation to achieve military objectives without direct physical violence, the deployment of ground troops for direct combat, the use of naval or air forces to engage in large scale बैटल्स। तो क्या है ये? नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। तो अलग तरह का वॉरफेयर है। इसको सही तरीके से कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ये जो सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आप इंटरनेट का, साइबर का, जिसपे आज सारी दुनिया डिपेंडेंट है, आप उसका इस्तेमाल करके, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके जो है आप अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को, अपने एनिमी जो है देश है उसे वीक करते हैं बिना किसी फिजिकल वायलेंस से। आप जाके कोई अटैक नहीं कर रहे, आप कोई मिसाइल्स नहीं डाल रहे, आप किसी तरह का भी फिजिकल वायलेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप क्या यूज करें? साइबर अटैक्स को, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को यूज करके आप अपने एनिमी देश को जो है कमजोर करें। सो दैट इज नॉन काइनेटिक वॉर। सो
न्यूज में क्यों था? इंडियन आर्म फोर्स preparedness to deal with the hybrid warfare is one of the 17 subject that the Parliamentary Standing Committee on Defence has narrowed down for deliberation for the year. तो लास्ट ईयर इस चीज पे डिस्कशन हो रहा था कि भारतीय आर्म फोर्स को जो है जरूरी है तैयार रहना फॉर द हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड का क्या मतलब हो? व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ वॉरफेयर, जहां पे फिजिकल वायलेंस की भी बात हो रही है और जैसा हमने कहा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर उसकी भी बात हो रही है। ठीक है, तो काइनेटिक वॉरफेयर जब हम कहते हैं तो उसका बेसिकली मतलब होता है जैसे नॉर्मली वॉरफेयर आपको देखने को मिलते हैं, जैसा आपको रशिया यूक्रेन के बीच में देखने को मिल रहा है, जैसे आपको वर्ल्ड में देखने को मिलता है, जहां पे मिलिट्री को एम्प्लॉय किया जाता है और मल्टीपल टाइप्स के वेपन्स जो हैं एक दूसरे के खिलाफ यूज किए जाते हैं। बट जब हम बात करते हैं नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की, तो ये जो कंसेप्ट है ये यूजुअल मिलिट्री टैक्टिक्स के बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पे आप क्या यूज कर रहे हैं? आप साइबर को यूज कर रहे हैं, आप साइबर अटैक्स को यूज कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक मीन्स को यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, इन सब चीजों के जरिए आप सामने वाले देश को कमजोर करते हैं और उसे हराते हैं। इंपॉर्टेंटली इट कैन इन्वॉल्व नॉन मिलिट्री स्टेक होल्डर्स टू। अब देखिए, क्योंकि जब बात आती है फिजिकल वायलेंस की, तो वहां पे जब वेपन्स का यूज किया जाता है या मिलिट्री का, तो मोस्टली सबसे पहला जो टारगेट रहते हैं वो मिलिट्री पर्सनल्स ही रहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, नॉन मिलिट्री स्टेक होल्डर्स भी रहेंगे, क्योंकि आप साइबर अटैक जब कर रहे हैं तो आम जनता जो है ज्यादा इफेक्ट होती है। साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक की जब आप बात करते हैं तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो है ये नॉन मिलिट्री स्टेक होल्डर्स भी इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है। और दिस इज द न्यू ट्रेंड ऑफ द वॉरफेयर जो आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। फिजिकल वॉरफेयर जो है उतना नहीं होगा, जबकि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर ज्यादा होगा। आई होप आपको यह टर्मिनोलॉजी जो है रिलेटेड टू नॉन काइनेटिक वॉरफेयर वो अब क्लियर हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है Pluto was reclassified as dwarf planet. As you all know, earlier we were having 9 प्लैनेट्स, लेकिन प्लूटो को जो है वो डॉर्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया, जिससे कि अब हमारे पास हैं 8 प्लैनेट्स। हमारी गैलेक्सी में देयर आर 8 प्लैनेट्स। ठीक है ना। सो यहाँ कह रही हैं कि इसे रिक्लासिफाई किया गया है डॉर्फ प्लैनेट की तरह इन 2006 आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट इन द क्यूपर बेल्ट। और दूसरी स्टेटमेंट कहती है चारन is a Pluto's largest moon and they engaged in a unique orbital dance where both bodies rotate around a central point. So इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। प्लूटो को जो है 2006 में दोबारा से डॉर्फ प्लैनेट की तरह जो है रिक्लासिफाइड किया गया था, और उसका अगर हम कहें कि एक मेन मून कौन है, सो दैट इज चैरन। ठीक है, चैरन इज द नेम ऑफ अ मून, यहाँ जो आप कहें नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अ प्लूटो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है सुपर बग्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है। सुपर बग्स आर बैक्टीरिया दैट आर रेजिस्टेंट टू सेवरल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमने प्रीवियसली भी जो एमसीक्यू डिस्कस किए थे वहां पे हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात की थी। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे जो मिशंस या स्कीम्स जो है वो लाई जा रही है, ताकि लोगों को जो है वो अवेयर किया जाए, ताकि वो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें, उसका कोर्स कंप्लीट करें और बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के उसे ना ले। तो सुपर बग्स वो बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स के जो है रेजिस्टेंट हो जाते हैं। आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाएंगे फिर भी आप अपने आप को ट्रीट नहीं कर पाते, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उन सभी एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट हो गए हैं। ठीक है, सो सेकेंड इज एंटीबायोटिक्स आर मेडिकेशन दैट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। यहाँ पे वायरसेस तो नहीं होगा, खाली बैक्टीरिया का ही यूज किया जाता है, वायरस के लिए एंटीवायरल यूज किया जाता है। नेक्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन द फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक इन 1928। तो इसमें से सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हैं। और जस्ट अ सेकंड, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि वायरसेस के लिए नहीं यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स को, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है? बैक्टीरियाज के लिए। वायरसेस के लिए लड़ने के लिए एंटीवायरल्स होते हैं, या फिर आप वैक्सीन यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो कोई भी अफेक्ट नहीं करती है जब वायरल इन्फेक्शन हो बॉडी में। क्लियर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट 1 सुपरबग्स, जैसे मैंने आपको कहा बैक्टीरिया जब आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के लार्ज अमाउंट पे एंटीबायोटिक्स को लेते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम स्लोली एंड स्टेडली बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस हो जाते हैं और उनको सुपरबग्स कहते हैं। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वायरल के लिए जो है ये नहीं यूज किया जाता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है ये डिस्ट्रॉय करता है।
ठीक है, दे आर नॉट यूज फॉर वायरल इन्फेक्शन। स्टेटमेंट 3 एकदम सही है। पेंसिलिन को डिस्कवर किया गया था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि पहली नेचुरल एंटीबायोटिक है 1928 में। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट दैट इज अबाउट अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी सही है। अल्ट्रासाउंड ऑपरेट्स एट फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू ह्यूमंस। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ह्यूमन ईयर की अगर हम बात करते हैं कि कौन सी रेंज में वो सुन सकता है, तो दैट इज अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, सो अल्ट्रासाउंड की जब हम बात करते हैं तो वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की होती है, इसीलिए ह्यूमन ईयर्स को वो सुनाई नहीं देती है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड मेजर्स ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स, ये भी एकदम सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, जब कोई प्रॉपर डायग्नोस नहीं हो पाता है तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, इवन प्रेगनेंसी में भी अल्ट्रासाउंड को रेकमेंड किया जाता है। आपकी बॉडी का जो इंटरनल स्कैन है वो एक तरह का अल्ट्रासाउंड दिखाता है। ये क्यों रहा था न्यूज में, क्योंकि साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड न्यू टेक्निक टू डिटेक्ट कैंसर्स बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। तो अब कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाएगा। तो एक नई टेक्निक को जो साइंटिस्ट ने है वो इजाद किया था, तो दैट्स व्हाई ये जो है न्यूज में रहे थे। अल्ट्रासाउंड की बात करें तो ये एक तरह की साउंड वेव है जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे रहती है, जिसपे ह्यूमन ईयर जो है वो उसे नहीं सुन पाता टिपिकली। एप्लीकेशन की बात करें तो अल्ट्रासाउंड जो है कॉमनली यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने कहा, फीटल ग्रोथ को देखने के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डायग्नोस ऑफ कंडीशन इफेक्टिंग ऑर्गन्स, हार्ट, लीवर, किडनी। तो इस तरह के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर जो है वो सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी। तो मेस के बारे में, दैट इज मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोव एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेटरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, इट इज एन इंडिजिनियस प्रोजेक्ट बिल्ट बाय बाक, दैट इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड, इट इज द एशियाज लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप विच वॉज इनॉग्रेटेड इन लद्दाख, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज द हाइएस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4300 मीटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मेस ऑब्जर्वेटरी है, इस स्टेटमेंट में आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये कहां सिचुएटेड है, लद्दाख में है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड आप याद रखेंगे कितनी ऑल्टीट्यूड पे है, दैट इज 4300 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे है। और नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि ये जो है बाक द्वारा बिल्ड किया गया है। ठीक है, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और डिटेल में आप इसे वीडियो को पॉज करके यहां रीड आउट कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंथेटिक मेडिकल इमेज, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑल दीज आर अबाउट साइंटिफिक रिसर्च, जो न्यू एडवांसमेंट हो रही है उसी के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज जनरेटेड बाय कंप्यूटर एल्गोरिथम्स विदाउट बीइंग कैप्चर्ड बाय ट्रेडिशनल इमेजिंग डिवाइसेस। सो ये एकदम सही है। ये जो सिंथेटिक मेडिकल इमेज है ये कंप्यूटर के एल्गोरिथम द्वारा डेवलप किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। ट्रेडिशनल जो इमेजिंग डिवाइसेस है जो हम यूज करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 1 इज absolutely correct. It allow intra and intermodality translation helping generate missing scans from available data, ये भी बिल्कुल सही है। तो both statement 1 and 2 are correct. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो हर एक फील्ड में जो है वो बढ़ता जा रहा है, और मेडिकल साइंसेस में भी वो देखने को मिला है, जिसका रिजल्ट है सिंथेटिक मेडिकल इमेजेस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगी, जो कि जिसमें जो ट्रेडिशनल हम इमेजेस लेते हैं बॉडी की, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एक्सरेज हो गया, एमआरआई हो गया, इनकी जरूरत नहीं होगी। विदाउट द हेल्प ऑफ ऑल दिस डिवाइसेस वी कैन टेक द इमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये जो इमेजेस हैं ये टोटली कंस्ट्रक्ट की जाएंगी मैथमेटिकल मॉडल से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और बात करें इसके फंक्शंस की, तो दोनों इंट्रामोडालिटी और इंटरमोडालिटी दोनों ही तरह का ट्रांसलेशन जो है वो ये कर सकता है। ठीक है, या इंट्रामोडालिटी क्या हुआ कि एमआरआई स्कैन से ही रिकंस्ट्रक्ट करना, कि एक स्कैन है उसी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना। और इंटर क्या हो गया, इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, इंट्रा विद इन द वन। तो एमआरआई स्कैन को एक ही को रिकंस्ट्रक्ट करने का भी ये काम करेगा, और सीटी स्कैन को एमआरआई से डेवलप करना या एमआरआई से सीटी स्कैन को डेवलप करना, वो काम भी ये कर सकता है। तो इंट्रा और इंटरमोडालिटी दोनों ही ट्रांसलेशंस इसमें हैं।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ऑर्फन ड्रग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जो है न्यूज में रहा था। ऑर्फन ड्रग्स के बारे में आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी सही है आपको बताना है। दीज आर नो लॉन्गर मैन्युफैक्चर्ड ड्यू टू लैक ऑफ कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी। These are medication used to treat rare disease. These are used for the treatment of infectious disease in developing countries. These are medications used to treat a variety of common illness. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑर्फन ड्रग्स जो है वो ड्रग्स हैं जो रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने डायरेक्शंस को इशू किया था कि ये जो ऑर्फन ड्रग्स हैं जो सिर्फ कुछ ही बीमारियों को, रेयर बीमारियां जो 1 in 1000 या 1 in 1 लाख पर्सन को अफेक्ट करती हैं, उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को जो है वो बढ़ाया जाए। ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो रेयर डिजीज आर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप, 3 ग्रुप्स में उनको जो है डिवाइड किया जाता है रेयर डिजीज को। ग्रुप 1 में आ जाती है वो सारी डिजीज जिनको एक ट्रीटमेंट से, मतलब आप एक टाइम ट्रीटमेंट देंगे और वो डिजीज ठीक हो जाएगी, ऐसी रेयर डिजीज जिसको सिर्फ 1 टाइम ट्रीटमेंट चाहिए। ग्रुप 2 में जो है वो ऐसी डिजीज आ जाती हैं जिनको लाइफ लॉन्ग, मतलब उम्र भर ट्रीटमेंट चाहिए, पेशेंट को जो है रेगुलर बेसिस पे लाइफ लॉन्ग जो है मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं। ग्रुप 3 में आ जाती हैं Group 3 are those for which effective treatments are available but they are expensive and must often continue lifelong। तो तीसरे ग्रुप में वो सारी रेयर डिजीज आ गई जिनके लिए जो मेडिसिन है वो आपको लाइफ लॉन्ग ही चाहिए, बट वो मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो 2021 में नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज को जो है लॉन्च किया गया, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है जो भी रेयर डिजीज से अफेक्टेड होते हैं, अप टू 50 लाख का, ताकि वो ट्रीटमेंट जो है वो उसे रिसीव कर सके। ठीक है। तो ऑर्फन ड्रग्स क्या हुए? ऑर्फन ड्रग्स हुए वो ड्रग जो रेयर डिजीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, कॉमनली अवेलेबल नहीं होते। चलिए नेक्स्ट है हेबर बॉश प्रोसेस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग? सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है हेबर बॉश प्रोसेस, ये अमोनिया की सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। सो न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि इस प्रोसेस ने जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को टोटली ट्रांसफॉर्म किया है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन द फीडिंग ऑफ ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन। आप सब जानते हैं कि बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और उसी हिसाब से वी नीड टू इंक्रीज अवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और उसी को बढ़ाने में इस पर्टिकुलर प्रोसेस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इट इज अ क्रूशियल इंडस्ट्रियल मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस। और प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन को जो है एयर से और हाइड्रोजन को जो है जो कि नेचुरल गैस से डिराइव किया जाता है और अदर फॉसिल फ्यूल्स के, उनको रिएक्ट किया जाता है ताकि अमोनिया को जो है प्रोड्यूस किया जा सके। क्लियर? सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ट्रैकोमा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी ये डिजीज। आपको बताना है ये ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है, थ्रोट, आई, फुट या लंग। सो ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ आई, ये आई को अफेक्ट करती है। विद रेफरेंस टू फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, सो एफजीडी के बारे में स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज सेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड, एकदम सही है, सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है। द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड जो है वो सही नहीं है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल नहीं होता। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो है वो एक टेक्निक है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड को जो है रिमूव किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है it is not used in nuclear power plants. This is crucial for reducing air pollution and meeting environment regulation. इसका बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने का मकसद क्या है, ताकि इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को जो है वो कम किया जा सके। और ये सिस्टम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मैंडेट कर दिया है, जरूरी कर दिया है बाय 2015 से ही इस प्रोसेस को जो है मैंडेट कर दिया गया है ताकि एटमॉस्फेयर से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके और पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। डिसलेक्सिया, अगेन अ डिजीज, अ नेम ऑफ अ डिजीज। आपको बताना है डिसलेक्सिया जो है वो किस तरह की डिजीज है, किस चीज से रिलेटेड है। लर्निंग डिसेबिलिटी, लंग इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, मसल डिसऑर्डर।
अगर आपने वो मूवी देखी होगी दैट इज तारे जमीन पर, तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहां पे भी जो मेन कैरेक्टर है उसे डिसलेक्सिया होता है एंड दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटी। जब पर्सन जो है उसे अक्षरों को पहचानने में, लेटर्स को आइडेंटिफाई करने में, उसे रिटेन करने में प्रॉब्लम हो, सो दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया। In a step towards spreading awareness about dyslexia, the Rashtrapati Bhavan, Parliament, India Gate and other government offices have been lit red recently. तो न्यूज में क्यों रहा था? क्योंकि इस पर्टिकुलर लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और पार्लियामेंट को जो है रेड लाइट से आप एक तरह से एनलाइट किया गया था। और डिसलेक्सिया की बात करें तो बेसिकली इट इज लर्निंग डिसेबिलिटी जहां पे पर्सन को रीडिंग और राइटिंग में जो है अफेक्ट जो है प्रॉब्लम होती है। वो वर्ड्स को प्रॉपर्ली स्पेल नहीं कर पाता, उन्हें रीड नहीं कर पाता, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और उन्हें रिलेट नहीं कर पाता। चलिए नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। इट रेफर्स टू मिसाइल हैविंग अ स्पीड एट इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। एकदम सही। हाइपरसोनिक का क्या मतलब हो गया? सोनिक इज साउंड, ठीक है। हाइपर का क्या मतलब हो गया? हाइपर मींस मोर देन साउंड, कि जितनी साउंड की स्पीड है उससे ज्यादा। तो हाइपरसोनिक स्पीड, पहली स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरी है फ्रांस एंड जापान हैव एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओनली। सो हाइपरसोनिक्स जो है वो उन मिसाइल्स को कहते हैं जिनकी स्पीड एटलीस्ट 5 टाइम्स होती है नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड से। और स्टेटमेंट 2 की बात करें तो डीआरडीओ जो है उसने रिसेंटली सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का। तो इस तरह से इंडिया भी उस लिस्ट में इंक्लूड हो जाता है, उन देशों की लिस्ट में जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। और इंडिया के साथ और कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड चाइना, ठीक है। और अभी फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान, इजराइल ये सब कोशिश कर रहे हैं बट दे स्टिल हैव नॉट डेवलप्ड द हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। तो प्रेजेंटली इंडिया के पास है, चाइना के पास है, यूएस के पास एंड रशिया के पास। ये आप याद रखिएगा, भारत भी इसमें इंक्लूडेड है। विद रेफरेंस टू K4 बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, आपको बतानी है कौन सी सही है। इट इज सॉलिड फ्यूल्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड। It has range of up to 3500 km, enabling it to strike high value target across most of China, including Beijing. दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है ये भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा डेवलप की गई है और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 3500 किलोमीटर है, यानी कि चाइना इंक्लूडिंग बीजिंग तक को जो है टारगेट किया जा सकता है, उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, ठीक है। अगेन जो और इसके बारे में जानकारी है वो आप वीडियो पॉज करके यहां से रीड आउट कर सकते हैं। लिडार टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। लिडार टेक्नोलॉजी आपको बताना है कि ये क्या है, किस लिए यूज। जस्ट अ सेक, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। जस्ट अ सेक, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लिडार का जो है वो यूज जो है वो किया जाता है, लिडार का जो इस्तेमाल है वो अर्थ की सरफेस को जो है स्टडी करने के लिए किया जाता है। सो कंटेक्स्ट क्या रहा है, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट हैव डिटेक्ट अ लॉस्ट म्यान सिटी हिडन फॉर सेंचुरी बाय द डेंस मैक्सिकन जंगल यूजिंग लिडार। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिसेंटली एक सिटी को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि सेंचुरी से घने जंगलों के बीच में गुम हुई थी। लिडार की फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज लाइट डिटेक्शन रेंजिंग। It is a remote sensing technology that use light in the form of pulse laser to measure range of sensor, usually mounted abroad an aircraft. Data is used to create high resolution 3D models ground elevation. तो light technology का जो है यूज किया जाता है ताकि जो है सेंसर्स जो है लार्ज अमाउंट ऑफ रेंजेस से जो सेंसर है उनको डिटेक्ट किया जा सके और जगहों को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। सो लीडार टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाती है फॉर स्टडिंग द शेप एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 इज लिग्नोसेट। लिग्नोसेट जो है रिसेंटली न्यूज में रहा है, आपको बताना है इससे क्या मतलब है। लिग्नोसेट एम्स टू लैंड द फर्स्ट वुमेन ऑन द मून, advance the understanding of earth, ocean and atmosphere interaction, test the viability of wood as a sustainable material in space exploration, explore the Saturn system including its rings and moons.
सो लिग्नोसैट की अगर हम बात करें तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। इट टेस्ट द वायबिलिटी ऑफ वुड एज अ सस्टेनेबल मटेरियल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम वुड जो है किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वुडन सैटेलाइट जो है वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, उसी को चेक करने के लिए लिग्नोसैट जो है उसे लॉन्च किया गया। ठीक है, जापान ने रिसेंटली लिग्नोसैट को लॉन्च किया जो कि वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है, टू प्रूव दैट वुड इज अ स्पेस ग्रेड मटेरियल, ये शो करने के लिए कि जो लकड़ी है उस वो स्पेस में यूज करने के लिए सुइटेबल है। तो लिग्नोसैट अगर पूछा जाए कि किसने लॉन्च किया है, सो दैट इज बाय द जापान, और ये वर्ल्ड की जो है पहली वुडन सैटेलाइट है और क्योटो यूनिवर्सिटी द्वारा ये डेवलप की गई है। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द लैटिन वर्ड वुड। लिग्नो, जो लैटिन वर्ड में लिग्नो मींस वुड, इसीलिए इसका नाम लिग्नोसैट रखा गया है। सैटेलाइट विल मेजर हाउ वुड एंड्योर्स द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, कि किस तरह से लकड़ी वुड जो है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को विथस्टैंड कर सकती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन -100 से 100 डिग्री सेल्सियस तक की किस तरह से विथस्टैंड कर सकती है। सर सीवी रमन वॉज ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड लेटर अवॉर्डेड द भारत रत्न। आपको बताना है ये जो रमन इफेक्ट है बेसिकली क्या है। इट शोज लाइट चेंजेस कलर व्हेन इट passes through certain gases. A fraction of light scattered by a liquid has a different color. Light intensity increase when reflected off a solid surface. Light waves when passing through magnetic fields. So the correct answer is option number B. इसका मतलब है कि a fraction of light scattered by a liquid has a different कलर, कि जैसे ही एक लाइट जो है वो लिक्विड से स्कैटर होती है तो वो अलग तरीके के कलर्स को जो है शो करती है, दैट इज रमन इफेक्ट। सो रिसेंटली जो है वो नवंबर में सीवी रमन जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी थी, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1930 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। और रमन इफेक्ट जो है वो एक फिनोमिना है वेयर अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय अ लिक्विड चेंजेस कलर प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू अ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, कि एक लिक्विड से जब लाइट जो है वो स्कैटर्ड होती है तो जो कलर वो है वो चेंज करती है और वो ये दिखाती है कि क्या उस लिक्विड का जो है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन था। डिपेंडिंग अपॉन कि लिक्विड का कौन सा मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है उस हिसाब से ही कलर चेंजेस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज हाउ डज अ लाइटनिंग रॉड हेल्प प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक। आप लोगों ने सुने होंगे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं जब मानसून होता है तो बिजली गिरने के बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं जिससे बहुत सारे लोग जो है जान गंवाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी का जो है लॉस होता है। तो उसी को जो है सेव करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो बिल्डिंग्स के पास घरों के साथ जो है वो लगाए जाते हैं। आपको पूछ रहे हैं कि वो किस तरह से जो है लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाते हैं। बाय डिफ्लेक्टिंग लाइटिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बाय स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कैपेसिटर, by attracting lightning and safely channeling it to the ground, by increasing the electric resistance of building। तो इसका सही आंसर है कि by attracting lightning and safely channeling into the ground। ये जनरली ये जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं ये बिल्डिंग की हाइट से ऊंचे बनाए जाते हैं। ये लाइट जब भी लाइटनिंग होती है तो ये इसे अट्रैक्ट करते हैं और सेफली चैनलाइज करते हैं इस पोल के थ्रू अंडर द ग्राउंड। इसे अर्थिंग दी जाती है और ये सेफली उसको चैनलाइज करते हैं अंडर द ग्राउंड। और लाइटनिंग रॉड्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे इंसिडेंट्स जो है वो हर साल देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून और बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग स्ट्राइक्स। लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इन क्लाउड एंड द ग्राउंड। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है धरती और बादलों के बीच में, दोनों में ही ऑपोजिट चार्ज जो है वो डेवलप हो जाते हैं और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो होता है। लाइटनिंग रॉड की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया एक स्ट्रक्चर जो है यूजुअली ग्रेटर इन हाइट देन द बिल्डिंग उसे एस्टैब्लिश किया जाता है और जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है क्लाउड और ऑब्जेक्ट के बीच में तो ये जो है ये अट्रैक्ट करता है और डायरेक्टली उसको चैनलाइज करता है इनटू द ग्राउंड। ठीक है, और ये एक पॉइंटेड मेटल रॉड होता है इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर एंड द पॉइंटेड शेप ऑफ द रॉड क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से सम पॉइंटेड स्ट्रक्चर ये रहता है और ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर रहता है ये हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने में और लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने के लिए। So an electric current flows from a place with a higher electric potential to a place with a lower electric potential। इसकी वजह से वो जो है लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू वो जो लाइट है, लाइटनिंग जो है वो डायरेक्टली अर्थ में जो है वो चली जाती है और बिल्डिंग को जो है वो बचाया जा सकता है। So that was it for today's session। आज हमने कुछ और important MCQs related to scientific research डिस्कस किए जो कि न्यूज में रहे थे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो डू लाइक इट, डू शेयर इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और MCQs के साथ ऑन द साइंटिफिक रिसर्च। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।